नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट सी सोशल चेंजेस इन इंडिया। इसमें टॉपिक नंबर 5 है सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, और इसमें टॉपिक नंबर 5 है इसके अंदर एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम उन मूवमेंट्स की बात करेंगे जो कि एथनिसिटी और आइडेंटिटी के ऊपर की गई। ठीक है, तो सबसे पहले एथनिसिटी देख लेते हैं क्या है। Ethnicity serves as one of the most significant basis for collective identity and mobilization in contemporary society, forming a crucial organizing principle for groups of people। ठीक है, तो क्या है एथनिसिटी? वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेसिस फॉर कलेक्टिव आइडेंटिटी। एक साथ लोग अपने आप को कैसे महसूस करते हैं, कि मतलब हाँ, एक एक दूसरे से जुड़ाव कैसे महसूस करते हैं, उसकी सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो है एथनिसिटी। अगर आपकी एथनिसिटी सेम है तो आप दूसरे से अपना एक बॉन्ड मानेंगे कि यार वो मतलब मेरे जैसा ही है, या वो हमारा ही आदमी है। An ethnic group consists of people who share common socio-cultural or physical characteristics and markers, creating bonds based on shared attributes rather than purely individual traits। ठीक है, तो आपका सोशल और कल्चरल, सोशल एंड कल्चरल सेम होना चाहिए, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और मार्कर्स भी सेम होने चाहिए। तब आप क्या बन जाएंगे? एक एथनिक ग्रुप बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जैसे वहाँ पे नागालैंड में नागाज हैं। ठीक है, इसी तरह अलग अलग ट्राइब्स हैं, या मान लीजिए सिख्स हैं। तो ये सब क्या है? एथनिसिटीज़ हो गई। द मार्कर्स दैट डिफाइन एथनिक ग्रुप्स इंक्लूड लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कस्टम, हिस्ट्री, रेस एंड रीजन विच कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन टू क्रिएट अ ग्रुप आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये अलग अलग बेसिस पे हो सकती है। मान लीजिए रिलीजन के बेसिस पे भी एक एथनिसिटी हो सकती है। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकती है, लेकिन जितनी ज़्यादा कॉमन चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा आपकी एथनिक आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे आपकी लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कस्टम, हिस्ट्री, रेस एंड रिलीजन सब सेम है, तो आपकी एथनिक आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। जैसे मान लीजिए मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम्स रहते हैं, तो उनकी लैंग्वेज सबकी ज़्यादातर सेम है, अरेबिक लैंग्वेज है, रिलीजन सबका इस्लाम है, कल्चर सेम है, कस्टम्स में सेम है, हिस्ट्री सेम है, रेस भी वही है, और रीजन भी पूरा मिडिल ईस्ट है। तो उनकी एथनिक आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। तो जितने ज़्यादा कॉमन फीचर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे, उतनी आपकी एथनिक आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आप एक दूसरे से मतलब बॉन्डिंग ज़्यादा फील करेंगे। तो जो एथनिसिटी है वो किसी एक बेसिस पे भी हो सकती है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी हो सकती है, यार सिर्फ हमारी सबकी लैंग्वेज सेम है लेकिन बाकी चीज़ें अलग है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा? एथनिक आइडेंटिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी आपकी। रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है, किसी भी एक पे हो सकती है, दो तीन, जितने ज़्यादा फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे उतनी एथनिक आइडेंटिटी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें कॉमन है उतनी एथनिक आइडेंटिटी आपकी, या एथनिक जो आप बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। Sociology distinguishes ethnicity from race by treating ethnicity as essentially cultural in nature and race is often viewed biological lens। ठीक है, तो रेस क्या है? एक बायोलॉजिकल चीज़ है, क्योंकि रेस में क्या होते हैं, ज़्यादातर फिजिकल ट्रेड्स देखे जाते हैं। फिजिकल ट्रेड जैसे कि आपका स्किन का कलर क्या है, आपके बाल कैसे हैं, आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं, ये सब क्या है? बायोलॉजी से डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो रेस जो है, रेस रेस के बेसिस पे भी सेग्रीगेशन होता है कि भाई वो रेस अलग है, ये रेस अलग है। जैसे मान लीजिए कॉकेजियंस हो गए, मंगोलॉइड्स हो गए, ठीक है, नीग्रोइड्स हो गए, तो सब इस पे बेसिस पे सेग्रीगेशन हो सकता है। लेकिन हम जब बात करते हैं एथनिसिटी की, तो एथनिसिटी क्या है? मोर और लेस कल्चरल चीज़ है, जिसमें आपके कल्चरल फैक्टर्स होने चाहिए सेम। जैसे कि हमने देखा लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कस्टम, हिस्ट्री, रेस एंड रीजन, ये सब चीज़ें सेम है, तो आपकी एथनिसिटी सेम है। तो यहाँ पे बायोलॉजी वाली बात नहीं है, यहाँ पे कल्चर की बात आती है जब हम बात करते हैं एथनिसिटी की। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल अराउंड एथनिक मार्कर्स, whether real or imagined, is called ethnic mobilization, which can result in various political demands ranging from cultural recognition and autonomy to statehood or secession। ठीक है, जब एथनिसिटी के बेसिस पे लोग इकट्ठे होते हैं और कोई मूवमेंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एथनिक मूवमेंट्स या एथनिक मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब है मोबिलाइज हुए लोग। मोबिलाइज का मतलब चलना होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब सड़कों पे उतर के लोग चल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो वहाँ से आता है शब्द मोबिलाइजेशन। तो एथनिक मोबिलाइजेशन कब होगा? जब एथनिक आइडेंटिटी जिन लोगों की सेम है, वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पे किसी कॉमन गोल के लिए, किसी कॉमन कोई मांग मनवाने के लिए सड़कों पे उतरे हैं, मोबिलाइज हुए हैं, तो फिर उसे बोलेंगे एथनिक मोबिलाइजेशन। तो इसमें पॉलिटिकल डिमांड्स हो सकती हैं, कल्चरल रिकॉग्निशन हो सकता है, या फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड हो सकती है। अब इंडियन कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। While the term ethnic movement is used globally, Indian scholars employ more specific terminology such as linguistic mobilization, communal mobilization, Dalit mobilization, caste mobilization,
एंड ट्राइबल मोबिलाइजेशन टू रिफ्लेक्ट कंट्रीज यूनिक सोशल डायनामिक्स। ठीक है, अब जैसे हमने बात की थी ना, एथनिसिटी क्या होती है, जितने ज़्यादा आपके जो चीज़ें हैं वो सेम होंगी, फैक्टर्स सेम होंगे, फीचर्स सेम होंगे, जैसे लैंग्वेज, क्या क्या थी हमारे पास यहाँ पे, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कस्टम्स, हिस्ट्री, रेस एंड रीजन, तो ये सब जितना स्ट्रॉन्ग है उतनी एथनिक मूवमेंट हो जाएगी। अब क्या करते हैं इंडिया में, क्या करते हैं हम इसको एथनिक मूवमेंट बोलने की बजाय किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं यार, जैसे मान लीजिए कर्नाटका के लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे यार ये कन्नड़ मोबिलाइजेशन हो रहा है, या तमिल के लोग, तमिलनाडु में लोग कुछ कर रहे हैं तो ये तमिल वो हो रहा है, तो जैसे लैंग्वेज को पकड़ लिया। या मान लीजिए मुस्लिम ग्रुप कुछ कर रहा है तो हम बोलेंगे यार ये तो मुस्लिम लोग कर रहे हैं, तो एक हमने किसी एक फीचर को पकड़ लिया। यहाँ पे हम एथनिसिटी की बात नहीं करते। या जैसे मान लीजिए लोअर कास्ट के, या मान लीजिए दलित कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे दलित मोबिलाइजेशन। ट्राइबल्स कुछ कर रहे हैं, ट्राइबल मोबिलाइजेशन। तो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, कम्युनल बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या फिर ट्राइब्स के बेसिस पे, और इसमें रिलीजन भी जोड़ लीजिए, तो इस तरह से ये हो जाता है। तो एथनिसिटी की बात नहीं करते, एक किसी फैक्टर को पकड़ लेते हैं इंडियन टर्मिनोलॉजी में। Indian identity movements are deeply interconnected with multiple factors, including caste, language, religion, and regional identities, making them more complex than simple ethnic categorization. तो वही बात है ना, एथनिसिटी यहाँ पे इतनी आसानी से हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप मराठी पीपल ले लीजिए, अब जो भी मराठी लोग हैं सेम लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी सेम फेस्टिवल्स वगैरह मनाते हैं, कस्टम सेम होंगे, कल्चर सेम होगा, ठीक है, तो सारे क्या है, एथनिसिटी सेम हो गई। लेकिन महाराष्ट्र में भी तो फिर अपर कास्ट लोअर कास्ट डिवीजन तो होगा वहाँ पे, तो लोगों की कास्ट अलग हो गई। तो एथनिसिटी फिर कैसे आप डिफाइन करेंगे, सब कुछ सेम नहीं हुआ ना, कास्ट तो सेम नहीं हुई। रिलीजन का भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुस्लिम्स भी होंगे, हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे। तो यहाँ पे क्या है, भारत में इतनी सारी कॉम्प्लेक्स मतलब फैक्टर्स इतने सारे हैं जो हमें डिवाइड करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एथनिसिटी को, मतलब किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को एथनिसिटी बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें बस वही देखना पड़ता है कि कितने जितने फैक्टर्स मिल जाएं कॉमन उतना ही ठीक है। लेकिन कुछ हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए सिख हैं पंजाब में, तो उनका कल्चर सेम है, रिलीजन सेम है, कपड़े भी एक जैसे पहनते हैं, फेस्टिवल्स भी वही मनाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एथनिसिटी स्ट्रांग हो गई। तो जितने हमने जैसे बात की थी, जितने ज़्यादा फैक्टर्स सेम हो रहे हैं उतनी आपकी एथनिक आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाएगी। In Western literature, such distinctions between different types of mobilization are less pronounced, with scholars often using broader, more generalized categories to analyze ethnic movements. तो वही बात है, बाहर वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में इतने सारे सेग्रीगेशन नहीं होते जैसे हमारे होता है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। तो वहाँ पे क्या है, ब्रॉडर टर्म यूज़ की जाती है, मतलब एथनिक वो बोल देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिवीजन हो जाता है, कास्ट के, लैंग्वेज के, रिलीजन के बेसिस पे। Scholar Paul Brass exemplifies Western approach by using the terms ethnic mobilization and communal mobilization interchangeably, treating them as essentially the same phenomena। ठीक है, तो वेस्ट में क्या है, एथनिक या फिर कम्युनल मोबिलाइजेशन बोल दिया जाता है। हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक मोबिलाइजेशन हो रहा है, कम्युनल हो रहा है, दलित हो रहा है, ट्राइबल हो रहा है, या फिर रिलीजन के नाम भी ले सकते हैं। तो वेस्ट में सिर्फ एथनिक मोबिलाइजेशन ही बोला जाता है इसको। दीपांकर गुप्ता डिस्टिंक्शन, दीपांकर गुप्ता ऑफर्स अ कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव, arguing that ethnic mobilization specifically relates to nation-state concerns involving territory and sovereignty, while communal mobilization operates without directly involving nation-state। मतलब कि nation-state क्या है, पेपर वन में मैं अच्छी तरह देखा था, नेशन स्टेट क्या होता है, जो कि एक लीगल स्टेट होता है, जैसे इंडिया है, लीगल बाउंड्रीज हैं, आपको सिटीजनशिप मिलती है, बेसिकली एक कंट्री, रिकॉग्नाइज कंट्री, जैसे आज इंडिया है। अब उसके अगेंस्ट कोई मूवमेंट हो रही है तो उसको फिर दीपांकर गुप्ता ने बोला उसको बोलेंगे एथनिक मोबिलाइजेशन। उसके अगेंस्ट मतलब उससे या तो अलग होने की डिमांड हो रही है, जैसे नागाज करते हैं आपके, या सिख कम्युनिटी ने 1980s में खालिस्तान की डिमांड की थी कि हमें अलग होना है भारत से। ठीक है, तो अगर नेशन स्टेट या देश जो एज अ लीगल जो कंट्री है उसके अगेंस्ट कोई मोबिलाइजेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम एथनिक मोबिलाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा और किसी भी तरह की कोई डिमांड है तो उसको बोलेंगे हम कम्युनल मोबिलाइजेशन। भाई और किसी की तरह डिमांड मतलब हो सकती है कि हमारे को ये राइट्स चाहिए, या हमारी ऑटोनॉमी ग्रेटर कर दो, या हमें कोई अलग से जिला बना दो, या हमें कोई अलग से स्टेटहुड दे दो, मतलब हम देश में ही रहेंगे, उसके अलावा हमारी कोई मांग है, तो फिर वो हो जाएगा कम्युनल मोबिलाइजेशन। लेकिन हम अगर देश से ही अलग होना चाहते हैं, देश की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एथनिक मोबिलाइजेशन। इसके एग्जाम्पल जैसे खालिस्तान मूवमेंट हो गया। Ethnicity is inherently relative, as groups define their identity in relation to other groups, typically mobilize when they perceive their identity or interest to be under threat from external forces। ठीक है, तो रिलेटिव ऐसे है कि उन कई मतलब ज़्यादातर जैसे जब ये इस तरह की भावना जब आती है, जब ऐसा लगता है कि दूसरा ग्रुप हमारे पे हावी हो रहा है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में लोग हैं,
तो वहाँ के लोगों को ज़्यादातर डर ये रहता है कि जो मेनलैंड का जो हिंदू कल्चर है, या जो मतलब मेनलैंड में इंडियंस रहते हैं, वो हमारे कल्चर को दबाना चाहते हैं। वो हमें मतलब एब्ज़ॉर्ब करना चाहते हैं हमारे कल्चर को। तो ये डर क्या होता है कि दूसरा ग्रुप हम पे हावी हो रहा है। तो दूसरे के रिलेशन में ज़्यादातर रहता है कि दूसरे क ग्रुप से एक थ्रेट है। तो फिर एथनिक मूवमेंट्स या इस तरह की भावनाएँ प्रकट होती हैं लोगों में। तो जैसे खालिस्तान का एग्ज़ाम्पल था, इसमें भी सिख्स के अंदर यही फीलिंग आई थी कि भई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या हमको उतना जितना मतलब डिज़र्व करते हैं उतना सेंटर से वो नहीं मिल रहा है, या हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए क्योंकि हमारा कल्चर, सिख कल्चर खतरे में है। ठीक है? तो एक रिलेटिव चीज़ होती है ये। फॉर्म्स ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉल ब्रास, एथनिसिटी एंड स्टेट 1985। पॉल ब्रास ने 1985 में एथनिसिटी एंड स्टेट करके किताब लिखी थी, तो उसमें इन्होंने 3 तरह के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बताए थे। पॉल ब्रास इन हिज 1985 वर्क एथनिसिटी एंड स्टेट provides a systematic classification of ethnic movements and conflicts into 3 distinct categories based on nature and scope of conflict. तो पहला क्या है? The first type involves conflicts that occur within an umbrella ethnic identity where subgroups within the same broader ethnic category experience tensions and disagreements among themselves. मतलब आपकी ब्रॉडर लेवल पे एथनिसिटी सेम है, लेकिन उस एथनिसिटी के अंदर सब ग्रुप्स बने हुए हैं और उनके बीच में लड़ाई हो रही है। जैसे इसका एग्जांपल है शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। भाई जैसे ब्रॉडर लेवल क्या हो गया, बड़े उसमें तो सारे ही मुस्लिम हैं, शिया भी मुस्लिम है और सुन्नी भी मुस्लिम है, तो एथनिसिटी तो सेम हो गई, मुस्लिम एथनिसिटी है, लेकिन इसके अंदर सब ग्रुप्स हैं और वो क्या हैं आपके शिया एंड सुन्नी। द conflict between Shia and Sunni Muslims serves as prime example of intra-ethnic conflict where both groups share broader Islamic identity. तो बड़ी आइडेंटिटी क्या है? इस्लामिक आइडेंटिटी कि दोनों ग्रुप्स ही मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि वो सब ग्रुप्स हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन पॉल ब्रास का जो पहला क्लासिफिकेशन वो ये है कि एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही एथनिक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स हैं और वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है। फिर इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सप्लेन। द सेकंड कैटेगरी encompasses conflicts between completely distinct ethnic groups where different ethnic communities with separate identities come into opposition with each other. मतलब यहाँ पे हो गया डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। एक ग्रुप कुछ है ए और बी ग्रुप कुछ है, दोनों का कल्चर बिल्कुल ही अलग है, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। द एसएमईज मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स इलस्ट्रेट्स इंटर एथनिक कन्फ्लिक्ट। जैसे असम में ये बहुत हुआ था कि जब ये 1971 की वॉर हुई थी, तो वहाँ से बांग्लादेश देश जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ से काफ़ी लोग भाग के आ गए थे क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उन पे अत्याचार कर रही थी। तो वो फिर आसाम वगैरह एरिया, आसाम में ज़्यादातर सेटल हो गए। तो उनके खिलाफ आसामीज़ मूवमेंट है कि भाई ये लोग बाहर के हैं और हमें इनको भगाना है यहाँ से। तो आसामीज़ जो एथनिसिटी है वो बिल्कुल अलग है, और जो बांग्ला ईस्ट पाकिस्तान से या प्रेजेंट बांग्लादेश से आए थे वो बेसिकली बंगाली हैं, बंगाली मुस्लिम है वो। तो उनके दोनों मतलब असमीज़ और बंगाली मुस्लिम्स जो हैं, दोनों की एथनिसिटी बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट है। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया, थर्ड टाइप अकर्स व्हेन एन एथनिक ग्रुप परसीव्स इट्स आइडेंटिटी एज फंडामेंटली सेपरेट फ्रॉम लार्जर नेशन स्टेट, लीडिंग टू मूवमेंट दैट चैलेंज द स्टेट अथॉरिटी विद नागा मूवमेंट फॉर सॉवरेनिटी। अब उसमें क्या हो गया, जैसे थर्ड कैटेगरी क्या हो गई कि कोई ग्रुप है, एथनिक ग्रुप, वो माइनॉरिटी में है और जो मेजॉरिटी ग्रुप है उससे उसको लगता है खतरा कि यार ये हमारे को वो कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फिर डोमिनेट कर रहे हैं, तो हमको इनसे अलग होना है। तो जैसे एग्जांपल है नागा मूवमेंट। तो नागाज क्या चाहते हैं? अपना अलग वो चाहते हैं कंट्री, किससे? कि मेजॉरिटी हिंदू जो कल्चर है उससे, मेजॉरिटी हिंदू से, जो बेसिकली इंडियन स्टेट है। इसी तरह जो खालिस्तान की डिमांड थी सिख्स द्वारा, ये भी थर्ड कैटेगरी में ही आएगी। अब एथनिक मूवमेंट्स की कॉजेज देख लेते हैं। Multi-dimensional nature of ethnic mobilization. Ethnic mobilization and conflicts are arise from complex interplay of political, economic, cultural, and historical factors, making them multifaceted phenomena that require comprehensive analysis. ठीक है, तो जो एथनिक मोबिलाइजेशन होता है या एथनिक प्रोटेस्ट होते हैं या मूवमेंट्स होती हैं, उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं और हिस्टोरिक भी हो सकते हैं। तो ये मल्टी फेसेटेड होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इनमें। जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। Uneven modernization and industrialization create relative advantages for some groups while disadvantages others. तो अनइवन मॉडर्नाइजेशन मतलब, और इससे क्या होगा, अनइवन फिर डेवलपमेंट होगा कि एक जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉस्पेरिटी आ गई, दूसरी जगह गरीबी है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिप्राइवेशन आ जाएगा। उनको लगेगा यार वो तो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, हम तो गरीब रह गए। तो फिर एक एथनिसिटी की फिर ऐसी फीलिंग आएगी यार हम लोग अलग हैं, इसलिए हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
एज एग्जाम्पल बैकवर्ड रीजन इन नॉर्थ ईस्ट फीलिंग मार्जिनलाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जैसे नॉर्थ ईस्ट में नागाज हो गए या और भी जैसे ग्रुप्स हो गए, खासी वगैरह हो गए, बोडो हो गए, तो वो सब उनको लगता है कि यार हमारी एथनिसिटी अलग है, इसलिए जो दिल्ली सरकार है या मेजॉरिटी हिंदूज हैं वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि हमने मेन लैंड में तो इन्होंने अच्छा डेवलपमेंट कर लिया, अच्छा पैसा वैसा कमा रहे हैं और हमारे तक विकास नहीं पहुंच रहा। रिलेटिव deprivation from Lenin's observation, it's the perception of being exploited rather than actual exploitation that triggers mobilization, demonstrated by Punjab insurgency where prosperous farmers felt constrained despite their economic success। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहला तो क्या था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हो कि आपके एक्चुअल में आपके यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आपके यहाँ पे पॉवर्टी वगैरह है। दूसरा है रिलेटिव डिप्रिवेशन कि आपके यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह तो हुआ है, लेकिन दूसरे कंपेरिजन में आपको लगता है कि यार हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इसमें जैसे एग्जांपल है पंजाब इंसर्जेंसी का, जो ये 1980s में हुई थी और इसका वही था, खालिस्तान की डिमांड थी। ठीक है, तो इसमें मेजरली ये होता है, पंजाब वैसे तो क्या प्रॉस्परस रीजन है क्योंकि 5 नदियाँ बहती हैं, एग्रीकल्चर बहुत होता है और ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पंजाब में हुआ था। फार्मर्स बहुत रिच हो गए पंजाब के, तो मतलब प्रॉस्पेरिटी तो बहुत थी, लेकिन फिर भी बाकी मतलब जैसे मेन लैंड को देख के, दिल्ली को देख के, बाकी स्टेट्स को देख के एक फीलिंग आ गई पंजाबीज़ में, सिख्स में बेसिकली, कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो वही जैसे कहा ना कि परसेप्शन ऑफ बीइंग एक्सप्लॉइटेड रेदर देन एक्चुअल एक्सप्लॉइटेशन, मतलब आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वो किन्हीं कारणों से लग सकता है। मॉडर्नाइजेशन है पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स ऑफन इम्पोज नेशनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स दैट ओवरलुक एथनिक डिफरेंसेस। मतलब कि नेशनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे कोई बड़े बड़े आप डैम बना रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी मेजर स्कीम्स लेके आ रहे हैं, तो उसमें क्या आप एथनिक डिफरेंसेस नहीं देख रहे। कहीं मान लीजिए कहीं किसी एथनिसिटी की आप कल्चर को या उनकी लाइफस्टाइल को खराब कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं आपने डैम बनाया तो वहाँ पर रिप्लेस ट्राइबल्स को रिप्लेस कर दिया, तो उनके अंदर ऐसी भावना आ जाएगी कि यार हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। With India's post-independent emphasis on centralized governance, creating discontent among various ethnic groups who felt distinctive while was being suppressed। तो जिनको अलग लगा कि यार मतलब एक तो वैसे ही वो एथनिकली अलग है, तो फिर उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए या एक्सप्लॉइटेटिव हो जाए। आप तो नेशनल बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि यार देश का भला होगा, लेकिन उनको उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमारे साथ ही क्यों कैसा कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हिस्टोरिकल रीजंस, कोलोनियल रूल क्रिएटेड अ पैराडॉक्सिकल लेगेसी बाय इंटीग्रेटिंग टेरिटरीज थ्रू कोर्सिव सेंट्रलाइजेशन। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, कॉलोनियल जो मास्टर्स थे हमारे ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या किया था, जितनी भी टेरिटरीज हैं, मतलब एरियाज हैं, रीजन्स हैं, लैंड है, उसको इंटीग्रेट किया, जोड़ा, मतलब कोर्सिव मतलब बलपूर्वक, ऐसे कोई बना के नहीं किया था, बलपूर्वक जोड़ा था। तो इससे क्या होगा, हिस्ट्री से मतलब पहले से ही लोगों के अंदर एक क्या है, एक गुस्सा है कि यार हमें तो बलपूर्वक जोड़ा गया। एनकरेजिंग एथनिक ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशिंग पैटर्न दैट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस पोस्ट इंडिपेंडेंस एथनिक डायनामिक्स। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने ये रीजन्स हैं, ये क्या है, अलग अलग वो होते थे, छोटे छोटे क्या कहते हैं इनको, रियासतें या छोटी छोटी किंगडम्स वगैरह बोल सकते हैं आप। इनको सबको फिर ब्रिटिशर्स ने जोड़ा बलपूर्वक। तो वो आज भी उनके अंदर रिसेंटमेंट है कि हम तो अलग हुआ करते थे पहले के ज़माने में, आज फिर हमें क्यों साथ रहना पड़ रहा है, हमें तो अपनी अलग आइडेंटिटी चाहिए। Competition for scarce resources, limited availability of economic and political resources intensifies ethnic mobilization। ठीक है, तो अब ये तो एक प्रॉब्लम है ही कि भाई जॉब्स हो गए, लैंड हो गई, ये सब कम है, तो फिर लोगों को लगता है कि यार हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है। एज सीन बिटवीन असमीज कम्युनिटीज़ एंड बंगाली इमिग्रेंट्स इन आसाम। तो ठीक है, मैंने देख लिया था आसाम में जैसे 1971 में बंगाली जो हैं मुस्लिम, बंगाली मुस्लिम्स आसाम में आ गए थे, तो अब असमीज़ और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है, तो असमीज़ को लगता है ये हमारी जॉब्स वगैरह को छीन रहे हैं। Intercolonialism and cultural deprivation. Peripheral minorities often accuse dominant core communities of exploitation। ठीक है, तो वही पेरिफेरल माइनॉरिटीज़ वो हैं जो कि एक तो या तो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में रहती हैं और उनकी संख्या बहुत ही कम है, बेसिकली माइनॉरिटीज़ हैं। तो जो मेजॉरिटी कोर कम्युनिटीज़ हैं, जैसे अब भारत में तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट में आप मान लीजिए आपको मिल जाएंगी ये पेरिफेरल माइनॉरिटीज़, और मेन मेजॉरिटी कौन है, वो हिंदू आइडेंटिटी, आप मतलब बेसिकली हिंदूज़ हैं जो, तो उनसे एक तरह से वो फीलिंग आती है कि यार ये मेजॉरिटी है, डोमिनेंट है, तो हम हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। वाइल माइनॉरिटी साइमल्टेनियसली फियर कल्चरल एसिमिलेशन, मतलब कि जो लार्जर या मेजॉरिटी है, जैसे मान लीजिए इंडिया में एग्जांपल हिंदूज़ का है, तो ये हमारे माइनॉरिटीज़ को ऐसी फीलिंग आती है ये हमारे कल्चर को दबाना चाहते हैं या हमारे कल्चर को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं कि हम अपने कल्चरल आइडेंटिटी भूल जाएं और इनका कल्चर अपना लें। तो एक तरह से कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी फिर एथनिक मूवमेंट्स होती हैं, एथनिक मोबिलाइजेशन होता है।
और लॉस ऑफ आइडेंटिटी ड्यू टू मेजोरिटी डोमिनेंस और होमोजेनाइजिंग स्टेट पॉलिसीज एग्जाम्पलीफाइड बाय नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स एक्यूजेशन अगेंस्ट मेनलैंड इंडिया एंड तमिलनाडु रेजिस्टेंट टू हिंदी अपोजिशन। ठीक है, तो अब नॉर्थ ईस्ट का तो हमने देख लिया, उसके बाद साउदर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पे ये हिंदी का बड़ा लफड़ा रहता है कि उनको लगता है कि यार ये हिंदी क्यों बोले हम, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे कल्चर को दबाया जा रहा है। जैसे तमिलनाडु वाले कहते हैं हम हिंदी नहीं बोलेंगे, अब ये कर्नाटका में बहुत चल रहा है कन्नड़, कन्नड़ बोलिए हिंदी मत बोलिए, इवन महाराष्ट्र तक में शुरू हो गया है। तो वो लगता है कि यार हमारी आइडेंटिटी दब रही है, तो मेजोरिटी जो हिंदू हैं वो हिंदी बोलते हैं, तो वो हिंदी को ज़्यादा वो करना चाहते हैं। Neighboring countries frequently exploit ethnic discontent for their own geographic interests, providing support to insurgent movements as demonstrated by Pakistan's backing of insurgent groups in Punjab and Kashmir। भाई देखिए, अब हम जो है, एक तो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि हम चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं। चारों तरफ तो क्या, दो मतलब एक तो इधर पाकिस्तान है, उधर चाइना है, और बांग्लादेश तो क्या है, कई बार हरकतें करता रहता है। वैसे तो हमने ही बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी, लेकिन दे आर नॉट ग्रेटफुल, तो वो भी इंडिया का भला नहीं चाहते। श्रीलंका न्यूट्रल है। तो अब जैसे इधर की तरफ पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान क्या है, जैसे जो ये 1980s में खालिस्तान की डिमांड की थी सिक्स ने, तो ये सारा जो है किया धरा था पाकिस्तान की आईएसआई का। इन्होंने उनको पैसा वैसा, जितने भी सिख मिलिटेंट्स थे उनको पैसा, हथियार वगैरह सब उन्होंने सप्लाई किए थी। क्योंकि हुआ क्या था, जब 1971 में पाकिस्तान वॉर हार गया था पूरी तरह, तो उनके जो जनरल थे उन्होंने कहा था कि हम एक नई पॉलिसी, मतलब उनको ये समझ में आ गया था, दो वॉर्स हो गई थी 1965 और 71 की, तो उनको समझ में आ गया था कि डायरेक्टली हम लड़के इंडिया को नहीं हरा सकते, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा माइटी कंट्री है, बहुत अच्छी इंडियन आर्मी है। तो उन्होंने कहा था वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, मतलब कि हम ऐसे डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकते, तो क्या है, अलग अलग इनके जैसे एथनिक ग्रुप्स हैं उनको क्या है, हथियार वथियार देके इनके अंदर इंसर्जेंसी पैदा करो कि वो सब भारत से अलग होना चाहें। तो पहला उनका जो टारगेट था वो सिक्स थे, और उनको खालिस्तान की डिमांड के लिए पाकिस्तान ने ही वो किया था। इसके साथ जैसे चाइना है, चाइना भी जितने ये नॉर्थ ईस्ट में जो नागाज़ हो गए, बोडोज़ हो गए, आसामीज़ हो गए, इनको फिर वो पैसे वैसे सप्लाई करता है कि आप भी भारत से अलग होइए, क्योंकि ये दोनों दुश्मन हैं इंडिया के, चाइना एंड पाकिस्तान, तो दे डोंट वांट पीस इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। एथनिक मूवमेंट्स इन इंडिया, ट्राइबल मूवमेंट्स। अब एथनिक मूवमेंट्स में ट्राइबल मूवमेंट्स भी आ जाती हैं। कैसे? ट्राइबल ग्रुप्स एज आइडियल एथनिक मोबिलाइजेशन ग्रुप एग्जांपल। ट्राइबल ग्रुप्स रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ एथनिक मोबिलाइजेशन एज देयर आइडेंटिटी एनकम्पासेस कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, रेस एंड रिलीजन एंड इकोनॉमी। तो जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी, जितने ज़्यादा फैक्टर्स सिमिलर होंगे उतनी ही आपकी एथनिक आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी या एथनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो ट्राइबल्स के अंदर क्या होता है, सारे ही लगभग लगभग हर चीज़ सेम होती है ट्राइबल्स में। जैसे उनका कल्चर सेम होता है, कस्टम सेम होते हैं, लैंग्वेज सेम होती है, रेस सेम होती है, रिलीजन भी वो सेम फॉलो करते हैं, और इकोनॉमी भी वो एक मतलब ट्राइबल इकोनॉमी जैसे भी वो करते हैं, सबसिस्टेंस लिविंग या जो भी है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जिसी भी तरह वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो ट्राइबल्स में एथनिक आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पाई जाती है भारत में। इसलिए जो ट्राइबल मोबिलाइजेशन होता है वो सबसे आइडियल फॉर्म है एथनिक मोबिलाइजेशन का इंडिया में। Cultural revivalist movements. Some tribal movements focus on preserving traditional cultural practices and identities, demonstrated by आदिवासी महासभा established in बिहार in 1938। तो ट्राइबल्स का सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहता है कि उनकी जो ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेज है, उनका जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाए। मेन लैंड का जो कल्चर है, डोमिनेंट कल्चर है, मेजोरिटी कल्चर है, वो उनको एब्जॉर्ब ना कर ले, उन पर हावी ना हो जाए। एग्रेरियन एंड फॉरेस्ट बेस्ड मूवमेंट्स। सर्टेन ट्राइबल मोबिलाइजेशन सेंटर अराउंड लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स, क्योंकि देखिए ट्राइबल्स के लिए तो दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़मीन और जंगल में रहने के अधिकार। वही जैसे 2006 में फॉरेस्ट राइट्स जो एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था, तो उसमें जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं उनको अधिकार भी दे दिए गए थे कि भाई आप यहाँ रहते हैं तो आप अपना मतलब आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी यहाँ की जंगल की प्रोड्यूस है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स, क्योंकि लैंड एंड फॉरेस्ट उनकी लाइवलीहुड है। भाई फॉरेस्ट से वो लकड़ी वगैरह लेते हैं, जो भी फल फूल मतलब पेड़ वेड़ से फल खाते हैं, जैसा भी उनकी लाइफ जो भी करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको बचाने के लिए भी ट्राइबल मूवमेंट्स होती हैं। एग्जाम्पलीफाइड रंपा रेबेलियन इन आंध्र प्रदेश अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये रंपा रेबेलियन भी वही हुई थी, दो बार हुई थी ये। एक तो 1800s में हुई थी, दूसरी 1900s में 1929 के अराउंड हुई थी। तो वो भी यही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी। तो ब्रिटिशर्स वही इनके जो क्या है ना कि इनका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कल्चर था उसको नहीं करने दे रहे थे, और टैक्सेशन वगैरह लगा दिया था, तो उसके अगेंस्ट थी। ऑटोनॉमी एंड स्टेटहुड मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफन डिमांड पॉलिटिकल रिकॉग्निशन थ्रू ऑटोनॉमी एंड सेपरेट स्टेटहुड। ठीक है, तो ट्राइबल मूवमेंट्स क्या है, अपना सेपरेट स्टेट चाहते हैं। जैसे कि लद्दाख की ऑटोनॉमी की डिमांड है,
और सक्सेसफुल झारखंड मूवमेंट हो चुकी है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम करके था जिसने झारखंड को अलग कर दिया। इसी तरह लद्दाख में भी आए दिन बात होती रहती है कि भाई हमको अलग एक सेपरेट स्टेट बनाइए। तो ट्राइबल मूवमेंट्स की ज़्यादातर डिमांड क्या होती है? ग्रेटर ऑटोनॉमी। ग्रेटर ऑटोनॉमी मतलब कि हमें और अधिकार दिए जाएं अपने आप को सेल्फ गवर्न करने के लिए, या फिर हमें स्टेटहुड दी जाए। Insurgency in secessionist movements. The most extreme form involves armed insurgency and secessionist demands, with the Naga movement seeking complete sovereignty from the Indian state. ठीक है, जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है एथनिक मूवमेंट्स की वो होती है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी मतलब वो हथियार उठा लेते हैं और कहते हैं हमें अलग देश बनाना है, मतलब हमें देश से अलग होना है। तो इसमें जैसे नागाज का है कंप्लीट सोवरेनिटी फ्रॉम इंडिया, और खालिस्तान का एग्जाम्पल तो आप दे ही सकते हैं हमेशा। इसमें सिक्स के लिए वो कहते हैं हमें अलग एक खालिस्तान बनाना है। अकॉर्डिंग टू विर्जिनिस जाजा, ये भी एक सोशोलॉजिस्ट हैं, द ट्राइबल मिडिल क्लास इन नॉर्थ ईस्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मूवमेंट्स बाय कंबाइनिंग कल्चरल प्रिजर्वेशन विद डेवलपमेंट डिमांड्स सीन इन बोडो, खासी एंड वेरियस इंसर्जेंसीज। तो मतलब यहाँ की जो मिडिल क्लास है नॉर्थ ईस्ट की, उन्होंने क्या किया है कि कल्चरल प्रिजर्वेशन को तो मतलब उनका था ही, मतलब ओरिजिनल गोल, उसके साथ उन्होंने डेवलपमेंट और इस तरह की डिमांड्स भी शामिल कर दी हैं। तो एक थोड़ा क्या है, जो गोल है ब्रॉड हो गया, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आ गया है। अब बात करते हैं एथनिक मूवमेंट्स में लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स की। अभी तो हमने बात की थी ट्राइबल मूवमेंट्स की, अब लैंग्वेज के बेसिस पे क्या क्या मूवमेंट्स हुई। लैंग्वेज इज एथनिक आइडेंटिटी मार्कर। लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स आर फंडामेंटली रूटेड इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज एज क्रूशियल एथनिक मार्कर दैट डिफाइंस ग्रुप्स आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमने इससे पहले देखा था ट्राइबल जो आइडेंटिटी है, एथनिसिटी के तौर पे ट्राइबल आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि सारे फैक्टर्स उनके सिमिलर होते हैं, रेस, कल्चर, कास्ट, जो भी होते हैं ना, कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, इकोनॉमी। अब जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई मूवमेंट होगी तो वो होगी तो एथनिक मूवमेंट ही, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी क्योंकि एक ही चीज़ कॉमन है, लैंग्वेज। अब मान लीजिए जैसे साउदर्न स्टेट्स में, जैसे कर्नाटका में लोग ये जो लोकल्स हैं वो विरोध करते हैं हिंदी का, वो बोलते हैं कन्नड़ आप बोलिए। तो सारे जितने भी बोलते हैं उनकी एक ही कॉमन चीज़ है, कन्नड़ लैंग्वेज। अदरवाइज देखिए कर्नाटका में कास्ट भी अलग हो सकती है लोगों की, वो कन्नड़ बोलते हैं, रिलीजन अलग हो सकता है, फिर भी वो कन्नड़ बोल रहे हैं सारे। तो आइडेंटिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो मूवमेंट्स होंगी उनकी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स के। द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1953 सर्व एज क्लासिक एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल लिंग्विस्टिक मोबिलाइजेशन इन इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक तरह से लिंग्विस्टिक बेसिस पे देश बना था वो आंध्र प्रदेश था। नेहरू साहब जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे यूनिटी के। तो वो नहीं चाहते थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बने। तो लेकिन फिर क्या हुआ, पोटी श्री रामुलु जो एक पुराने फ्रीडम फाइटर थे, गांधीयन थे, इन्होंने क्या फास्ट अंटिल डेथ किया। तो 56 दिन इनका फास्ट था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद क्या दंगे भड़क गए पूरे आंध्र प्रदेश में। तो फिर नेहरू जी को बात माननी पड़ी और फिर आंध्र प्रदेश बना। तो उसके लिए एक जेवीपी कमेटी भी बनाई गई थी। तो ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश बना। उसके बाद तमिलनाडुज एंटी हिंदी एजिटेशन। तमिलनाडु विटनेस सिग्निफिकेंट एंटी हिंदी एजिटेशंस दैट बिकेम अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ स्टेट्स लिंग्विस्टिक मूवमेंट अगेंस्ट इंपोजिशन ऑफ हिंदी। तो तमिलनाडु को ज़्यादातर ये लगता है तमिलियंस को कि जो मेन लैंड, मतलब जो मेन सेंटर के लोग हैं हिंदी बोलते हैं, वो हमारे कल्चर पे हावी होना चाहते हैं और हिंदी हम पे इम्पोज करी जाए, थोपी जा रही है। हमारा कल्चर तमिल है और तमिल इज़ ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ऐसा भी उनका मानना है। तो हम सिर्फ तमिल ही बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आप, ऐसा होता भी है, अगर आप कभी तमिलनाडु जाएँ तो वहाँ पे अगर उनको इंग्लिश आती भी होगी तो साफ मना कर देते हैं, वो बोलते हैं कि आप तमिल में बात करिए, क्योंकि हिंदी वहाँ पे ज़्यादातर साउदर्न स्टेट में बहुत लोगों को आती है, लेकिन वो फिर जानबूझ के हिंदी नहीं बोलते बिकॉज उनको लगता है हमारे ऊपर इम्पोजिशन हो रहा है हिंदी का। द तमिल लिंग्विस्टिक मूवमेंट लेड बाय पेरियार एंड डीएमके expanded beyond languages to emphasize broader Dravidian culture and religious identity distinct from North Indian influences। ठीक है, तो एक तो लैंग्वेज की बात थी। उसके बाद इसमें क्या आ गया, दूसरी चीज़, अब इसको एथनिसिटी बोल दीजिए या रेस बोल दीजिए, रेस बोल देते चलिए। द्रविड़ और आर्यंस, ये दो डिवाइड्स हैं भाई। जो वहाँ के द्रविडियंस हैं उनका ऐसा मानना है कि जो ब्राह्मण्स हैं या फिर जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं हिंदी बोलते हैं, वो सब क्या है, आर्यंस हैं, और वो नेटिव नहीं है हिंदुस्तान के, वो ऊपर से आए हैं, स्टेपीज से आए हैं, जैसे रशिया के कुछ एरियाज़ हो गए, या फिर और उसके नीचे आ जाए जैसे यूक्रेन वगैरह, वहाँ से आए हैं भारत में। तो दे आर आर्यंस। तो उनको ऐसा मानना है कि द्रविडियन कल्चर अलग है और नॉर्थ इंडिया का कल्चर है वो आर्यन कल्चर है, तो वो हम पे इम्पोज हो रहे हैं। तो ऐसा भी मानना है। तो लैंग्वेज प्लस रेस, या जो भी आप इसको बोलना चाहें।
अब एथनिक मूवमेंट है रिलीजियस एंड रीजनल मूवमेंट। तो रिलीजियस मूवमेंट्स भी हो जाती हैं, जैसे पंजाब ड्यूअल फेस मूवमेंट। द पंजाब मूवमेंट इवॉल्व थ्रू टू डिस्टिंक्ट फेसेस। द इनिशियल पंजाबी सूबा मूवमेंट फोकस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस रिकॉग्निशन फॉलोड बाय मोर रेडिकल खालिस्तान मूवमेंट। ठीक है, तो पहले, अब ये जैसे आप जानते हैं हरियाणा एक स्टेट है आज, और दूसरा है पंजाब। तो पहले हरियाणा और पंजाब नहीं होता था, एक कंबाइंड स्टेट होता था, पैप्सो बोलते थे उसको। उसमें हिमाचल प्रदेश भी आ जाता था, आपका हरियाणा, पंजाब, और मतलब बहुत सारे एरियाज़ आ जाते थे। ठीक है, तो फिर पंजाबी सूबा की डिमांड हुई सिक्स की तरफ से कि भाई हम पंजाबी हैं, हमें तो अलग वो चाहिए। तो 1966 में फिर हरियाणा और पंजाब अलग अलग बने और चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल बनी। तो ये पहला फेज़ था पंजाब की एथनिक मूवमेंट का। दूसरा जो था वो बहुत ही ज़्यादा उग्र फेज़ था, उसमें था खालिस्तान की डिमांड। 1980s में फिर ये हुआ था। इसमें बहुत वायलेंस हुई थी। फिर फाइनली इंदिरा गांधी की डेथ मतलब असैसिनेशन हुआ, और फिर उसके बाद एंटी-सिक्स राइट्स हुए 1984 में, वहाँ तक बात फैल गई थी। द अर्ली फेज ऑफ पंजाब मूवमेंट सेंटर्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सिख आइडेंटिटी विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। उसके बाद 1980s में सेकंड फेज था। 1980s विटनेस द इमरजेंस ऑफ खालिस्तान एजेंसी विच एस्केलेटेड डिमांड्स फ्रॉम कल्चरल रिकॉग्निशन टू क्रिएशन ऑफ कंप्लीटली सॉवरन सिक्स स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो पहले तो अलग से पंजाब बनवाया, उसके बाद 1980s में बोला कि हमें देश ही अलग बनाना है, दैट इज़ खालिस्तान। तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई थी, और इसमें एक थे जिनके जनरल सिंह मिड्रा वाले, तो वो फिर टेररिस्ट, अब जैसे सिक्स के लिए तो वो टेररिस्ट नहीं है, उनको बोलते हैं अपना रेवोल्यूशनरी लीडर बोलते हैं। बाकी इंडियंस के लिए वो टेररिस्ट हैं, तो जैसा भी आप बोलना चाहें, आपकी मर्जी है। इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉजेज। द पंजाब इंसर्जेंसी was fueled by multiple factors including uneven benefits from green revolution, rising unemployment among educated youth and preserved loss of Sikh identity and increasingly consumers culture। ठीक है, तो पंजाबी जो इंसर्जेंसी हुई थी, खालिस्तान की डिमांड हुई थी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। इसमें था अनइवन बेनिफिट्स फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमने देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उन्हीं को हुआ था जो बड़े फार्मर्स थे, जिनके पास बड़ी ज़मीनें थी और पैसा था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे लेने के लिए आपको क्या है, पैसा होना चाहिए, तभी आप नए फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स और ट्रैक्टर वगैरह, जो भी लेटेस्ट फर्टिलाइजर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तभी आप ले पाएंगे अगर आपको पैसा है। तो अनइवन बेनिफिट्स मिले थे, जो पैसे वाले थे उन्हीं को मिले थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका था एजुकेटेड यूथ में। उसके बाद परसीव लॉट ऑफ सिख आइडेंटिटी, मतलब लोगों को लग रहा था कि ये जो हिंदी कल्चर है ये हम पे हावी हो रहा है और हमारी सिख आइडेंटिटी है ये कमज़ोर पड़ती जा रही है। साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी आग में जैसे घी डालने का काम कर रहा था, उसने भी काफ़ी पैसा वैसा दिया, भड़काया लोगों को। साथ ही साथ जो सिख डायस्पोरा था, जो कि स्पेसिफिकली कनाडा में बसता है, उनको भी बहुत इंटरेस्ट था कि ये खालिस्तान अलग बन जाए, तो उन्होंने भी बहुत पैसा वैसा भेजा। तो ये सब रीजंस थे। उसके बाद देख लेते हैं द्रविडियन मूवमेंट फाउंडेशन। द द्रविडियन मूवमेंट इन तमिलनाडु वाज बिल्ट ऑन असर्शन ऑफ द्रविडियन कल्चर, स्ट्रॉन्ग एंटी ब्राह्मणिज्म सेंटीमेंट एंड द रेसिस्टेंट टू इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो द्रविडियन मूवमेंट में हमने देख लिया कि वो द्रविड और आर्य वाला आर्यंस वाला एक तरह से कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि जो हिंदी बोलने वाले हैं दे आर आर्यंस, दे आर ब्राह्मण्स। मतलब बेसिकली नॉर्थ इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको सब वो ब्राह्मण्स और आर्यंस मानते हैं और बोलते हैं कि साउथ इंडिया में द्रविडियन कल्चर है और वो हमारा कल्चर है। तो स्ट्रॉन्ग एंटी ब्राह्मण सेंटीमेंट है, और हिंदी भी फिर इसलिए वो पसंद नहीं करते हैं। द द्रविडियन मूवमेंट सक्सेसफुली मोबिलाइज पीपल अराउंड द इंटरकनेक्टेड थीम्स ऑफ लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, कल्चरल डिस्टिंक्टनेस एंड रीजनल प्राइड अगेंस्ट परसीव नॉर्थ इंडियन डेमन। तो एक तो लैंग्वेज प्रिवेशन की मतलब प्रिजर्वेशन, मतलब तमिल हमारी लैंग्वेज है और हमारे पे हिंदी इंपोजिशन हो रहा है, वो हमको नहीं होने देना है। कल्चरल डिस्टिंक्टनेस मतलब हमारा द्रविडियन कल्चर जो है वो आर्यन कल्चर जो नॉर्थ इंडिया का है उससे अलग है, इसको भी हमें बचाना है। ठीक है, और जो दिल्ली है या नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो हम पे डोमिनेट ना हो जाएं, तो ये सब रीजंस इसमें थे। सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स वो होती हैं कि जो ग्रेटर ऑटोनॉमी मानती है कि हमको अपने एरिया या हमारे ऊपर रूल करने का अधिकार और ज़्यादा दीजिए। जैसे कॉमन, मतलब कॉमन इसमें डिमांड होती है स्टेटहुड की या फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी। सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स आर एथनिक मूवमेंट्स दैट डिमांड वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग रीजनल ऑटोनॉमी, सेपरेट स्टेट्स, सेसेशन और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। तो बेसिकली जितनी भी सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स होती हैं, इसका सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब यही है कि खुद राज करने का अधिकार या ग्रेटर ऑटोनॉमी, कि भाई आप हम पे वो मत करिए, हम खुद अपना देख लेंगे। तो शुरुआत तो ये होती है रीजनल ऑटोनॉमी से कि भाई कोई अलग से जिला बना दीजिए या हमें और अधिकार दीजिए। फिर सेपरेट स्टेट की बात मांग शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर सेसेशन या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग भी इसमें आ जाती है एक्सट्रीम फॉर्म्स में। Challenge to nation state model that these movements fundamentally challenge the centralized nation state model that were introduced and implemented in India following। ठीक है, तो वो तो भाई नेशन स्टेट को चैलेंज करेंगी ना,
नेशन स्टेट क्या है? जैसे हमारा देश है भारत, ये क्या है? लीगल कंट्री है। लीगल कंट्री मतलब एक रिकॉग्नाइज कंट्री है वर्ल्ड में। लीगल इसके बाउंड्रीज हैं, सिटीजनशिप है। तो इससे कोई भी अगर अलग होने की बात करेगा, मुझे हमें अलग देश बनाना है, तो हमारे इंडिया की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है वो। क्योंकि हमारे देश का जितना भी एरिया है वो हमारा है, तो उसमें ठीक है आप उसमें रहते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हमें अलग होना है? तो हम भारत कैसे अपनी ज़मीन छोड़ देगा? तो सोवरेनिटी को, नेशन स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज मिलता है इससे। द नागा मूवमेंट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड फॉर सोवरन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो नागा मूवमेंट क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था और अलग नागा लैंड की, मतलब एक नागा कंट्री की डिमांड करी। Self-determination movements encompass wide spectrum of demands from Dravidian movements calls for greater autonomy to Khalistan's movement from complete sovereignty। ठीक है, तो एक वाइड स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब जैसे कि इस छोर पे तो क्या होता है कि ग्रेटर ऑटोनॉमी, और यहाँ पे होता है सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री बोल दीजिए, स्टेट तो क्या बोलना, बीच में सेपरेट स्टेट की, स्टेटहुड की भी डिमांड हो जाती है। द बोडो मूवमेंट फॉर स्टेटहुड एग्जाम्पलीफाइज द ऑनगोइंग सेल्फ डिटर्मिनेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो बोडो वाले चाहते हैं कि हमें अलग स्टेट बनाइए, वेयर एथनिक ग्रुप सीक पॉलिटिकल रिकॉग्निशन सेल्फ गवर्नेंस। तो जैसे द्रविडियंस अपने लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहते हैं, बोडो अपने लिए सेपरेट स्टेट, एक नया स्टेट चाहते हैं, और खालिस्तान एक बिल्कुल अलग कंट्री चाहते हैं खालिस्तान मूवमेंट में। फीचर्स क्या होते हैं एथनिक मूवमेंट्स में? इंटरनल लीडरशिप रिक्वायरमेंट। एथनिक मूवमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग नोशंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो तो है ही। एथनिक मूवमेंट क्या है? कलेक्टिव, जितनी आइडेंटिटी आपकी स्ट्रांग होगी उतनी एथनिक मूवमेंट आपकी स्ट्रांग होगी। और कलेक्टिव आइडेंटिटी स्ट्रांग कब होगी? जितने ज़्यादा फैक्टर्स सेम होंगे, जैसे लैंग्वेज, रेस, कलर, रिलीजन, जो भी चीज़ें हैं, कल्चर, वो सब सेम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा फैक्टर्स सेम सिमिलर होते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एथनिक एथनिक आइडेंटिटी और एथनिक बॉन्ड सेम हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। दैट मेक आउटसाइड लीडरशिप अनस्टेप्टेबल। तो बाहर से लीडरशिप नहीं आती, एथनिक आइडेंटिटी आ भी नहीं सकती ना भाई। जैसे नागाज अपने लिए लड़ रहे हैं, तो ये कोई किसी मतलब जैसे वो किसी हिंदी बोलने वाले को या किसी सिख को थोड़ी अपना लीडर मानेंगे, वो अपने नागाज में से ही कोई आएगा। इसी तरह सिख जैसे मान लीजिए खालिस्तान के लड़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी कोई वो किसी हिंदी बोलने वाले को अपना लीडर मानेंगे, कोई सिख ही लीडर होगा। तो आउटसाइड लीडरशिप तो आएगी ही नहीं कभी। नेसेसिटिंग लीडरशिप दैट इमर्ज फ्रॉम विद इन, तो अपने अंदर से ही उनके लीडर आते हैं सारे। द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एथनिक मूवमेंट्स वेरीज सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो आइडियोलॉजी भी अलग अलग होती है, ranging from secular and regional to religious orientation depending on specific group characteristic। ठीक है, तो सबकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। सेक्युलर हो सकती है, सेक्युलर का मतलब कि उसमें धर्म की कोई बात नहीं हो रही। रीजनल हो सकती है, एरिया की बात हो रही है, कि जैसे भाई हमें अपना अलग बोडो लैंड बनाना है। या फिर रिलीजन की बात हो सकती है, जैसे खालिस्तान में फिर रिलीजन की बात हुई, भाई हमें तो सिख हैं, हमें तो अलग वो बनाना है अपना। अब रीजनल में जैसे आप मान लीजिए झारखंड बना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उसमें एरिया की बात थी और वो सेक्युलर भी थी, कि उसमें रिलीजन की कोई बात नहीं थी। द डाइवर्सिटी ऑफ आइडियोलॉजीज एक्सम्प्लिफाइड ऑफ स्टार्क डिफरेंसेस बिटवीन द्रविडियन मूवमेंट, खालिस्तान मूवमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज इज रिफ्लेक्टिंग डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो द्रविडियन मूवमेंट्स का क्या था? द्रविडियन मूवमेंट्स कोई रिलीजन के बेसिस पे नहीं थी, वो थी अपनी जैसे मान लीजिए लैंग्वेज के बेसिस पे हो गया, दूसरा उनका रेशियल बेसिस हो गया, कि द्रविडियन वर्सेस हिंदी या फिर आर्यंस। खालिस्तान मूवमेंट प्योरली रिलीजन के बेसिस पे है, कि भाई सिख आइडेंटिटी, सिख रिलीजन अलग है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो रेशियल बेसिस पे आ जाती है, कि भाई हमारा कल्चर और सब, हमारी आइडेंटिटी सारी अलग है। तो सब क्या है, हर तरह की जितनी भी एथनिक मूवमेंट है, सबका अपना अपना अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। Ethnic movements present a wide range of demands that span from basic cultural recognition issues like language, rights, festival celebrations and education policy to most extreme demands from complete secession। ठीक है, तो भाई छोटी छोटी डिमांड्स भी होती है कई बार, कि हमारी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दे दीजिए और राइट्स दे दीजिए, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टी दे दीजिए, एजुकेशन पॉलिसी मतलब हमें अपने करिकुलम में हमारा एजुकेशन सिलेबस में कुछ डाल दीजिए। छोटी डिमांड्स। उसके बाद बड़ी डिमांड्स होती हैं ऑटोनोमी की। उसके बाद थोड़ी डिमांड होती है स्टेटहुड की, और सबसे एक्सट्रीम फॉर्म पे आ जाती है कंप्लीट सेसेशन, मतलब कि अलगाव, देश से अलग अलग होकर हमें एक नया कंट्री बनाना है। एथनिक मूवमेंट्स रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूस प्रोसेस वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ वन सेट ऑफ डिमांड्स टिपिकली लीड्स टू इमरजेंस ऑफ न्यू सेट ऑफ डिमांड्स। मतलब कि कभी ना शांत होने वाली भूख है ये, कि सरकार ने जैसे आपको कुछ दे दिया तो फिर उनको लगेगा अब और चाहिए। जैसे इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है पंजाबी सूबा की डिमांड।
अब पंजाबी सूबा की डिमांड हुई थी तो 1966 में पंजाब एक नया सेपरेट स्टेट बन गया, लेकिन फिर भूख शांत नहीं हुई, तो फिर 1980s में अब बात हुई कि यार अलग खलिस्तानी देश ही अलग मतलब कर दो हमें। तो जितना मतलब दो उतना फिर और डिमांड बढ़ती जाती, कभी ना खत्म होने वाली चीज़ है ये। तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल टेंशन बिटवीन स्टेट एंड कम्युनिटी, एथनिक एंड आइडेंटिटी मूवमेंट्स, एथनिक एंड आइडेंटिटी मूवमेंट्स रिफ्लेक्ट द टेंशन बिटवीन स्टेट ड्रिवन नेशनल बिल्डिंग एंड कम्युनिटी ड्रिवन आइडेंटिटी असर्शन। ठीक है, तो स्टेट ड्रिवन नेशनल बिल्डिंग क्या होगी, जिसमें हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, तो एक तरह से ओवरऑल यूनिटी की बात होगी एज अ कंट्री। कम्युनिटी ड्रिवन एथनिटी आइडेंटिटी असर्शन में आ जाएगा आपके एथनिसिटी, कि भाई हम तो सिख हैं तो हमें खालिस्तान दे दो, या फिर हम नागाज हैं तो हमें नागालैंड दे दो। आप अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पे बात करने लग गए, आप नेशनल यूनिटी की बात नहीं कर रहे। एनकम्पासिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड सोशल जस्टिस। Dual impact on marginalized groups. These movements provide marginalized groups with empowerment and visibility. ठीक है, तो भाई marginalized group तो होते ही हैं, बेसिकली माइनॉरिटीज़ होते हैं, तो उनको क्या है, थोड़े पावर मिल जाती है इनसे। उनकी डिमांड्स, ऐसा नहीं कि हर बार डिमांड गलत होती है कि यार बिना बात ही ये तो अलग स्टेट मांग रहे हैं। कई बार हो सकता है उनका डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा हो, तो उनकी फिर आवाज़ उठाने का मौका मिलता है इस तरह के मूवमेंट से, while simultaneously posing potential challenges to state sovereignty that can lead to political destabilization. तो स्टेट सॉवरेनिटी को चैलेंज कब मिलता है, जब सेसेशन की डिमांड आती है, अलगाववाद की, यार अलग कंट्री बनाना है, हमें देश से अलग होना है, और इससे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन भी आता है, जैसे 1980s में पंजाब में देखा गया, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज भी इसका एग्जाम्पल है। ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, एथनिक मूवमेंट्स अक्रॉस ट्राइबल, linguistic, religious and regional lines have fundamentally shaped India's federal structure, state boundaries and national policies throughout post-independence period. तो जितने भी एथनिक मूवमेंट्स हुई, इन्होंने इंडिया के जो फेडरल स्ट्रक्चर को शेप किया। कैसे? लैंग्वेज के बेसिस पे नए नए स्टेट्स बने, जैसे आंध्र प्रदेश बना, ठीक है, साउदर्न स्टेट जितने तमिलनाडु ये सब बने बाद में, फिर उसके बाद जैसे पंजाब बना। तो जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वो इन मूवमेंट्स के कारण ही चेंज हो रहा है। उसके बाद जैसे झारखंड बना, झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से, वरना तो जो ओरिजिनल डिवीजन हुआ था जैसे उसमें यूनाइटेड प्रोविंसेस, आपका राजपुताना, फिर आपका बॉम्बे स्टेट जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र सब आ जाता था, फिर आपका एक मद्रास प्रेसिडेंसी, और फिर बंगाल, इतना मतलब 5-6 डिविजन्स थे, और फिर पेप्सो आ जाता था, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ये सब। तो जितना फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं वो सारे एथनिक मूवमेंट्स की वजह से आए हैं। तो कुछ एथनिक मूवमेंट्स लैंग्वेज के बेसिस पे हुई, कुछ जैसे मान लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी एथनिसिटी या ट्राइबल बेसिस पे हुई। Indian democracy has accommodated many ethnic demands through state creation and autonomy provisions. तो इंडियन डेमोक्रेसी क्या है, हम बड़ा ही उदारवादी देश है हमारा। तो अगर कोई इस तरह की डिमांड्स आती हैं तो हम अंग्रेज़ों की तरह उसको ये फोर्सफुली सप्रेस नहीं कर देते हैं। तो स्टेट क्रिएशन के लिए माना, इतने सारे स्टेट्स बन गए हैं आज, ऑटोनॉमी दी गई, एड्रेसिंग अदर थ्रू नेगोशिएशन भी किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लाए जाते हैं, और क्वेश्चन कई बार बहुत ही ज़्यादा, फिर जैसे 1980s में खालिस्तान की डिमांड ने इतना वायलेंट रूप ले लिया कि फिर सप्रेशन या कोर्शन भी किया जाता है। तो उसमें जैसे जब ये इनके जो भिंडरा वाले थे वो गोल्डन टेम्पल में घुस गए, तो उसमें फिर मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़ा। हालांकि फिर उसके वजह मतलब उसके काउंटर उसमें 6 मिलिटेंट ग्रुप्स ने इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी किया। तो मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम चीज़ें हो जाएँ तो फिर मतलब जैसे इंडियन स्टेट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि या जैसे सप्रेशन है या वायलेंस है, दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। उससे पहले हमें नेगोशिएशन और या बातचीत करके ही हल निकालना है। एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट्स अल्टीमेटली हाईलाइट द प्लूरलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। प्लूरलिटी मतलब कि बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटी के, रिलीजन, मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग हम एक साथ रहते हैं, और हमें इसको बनाए रखना है, और हम इस चीज़ में बिलीव भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब मेजोरिटी हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो हिंदी ही चलेगी। एंड रिप्रेजेंट द कंटिन्यूइंग चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग नेशनल यूनिटी विद डाइवर्सिटी। तो असली चैलेंज यही है कि नेशनल यूनिटी हमारी जो है और हमारी जो डाइवर्सिटी, इसको बैलेंस करके कैसे चलें इन मल्टी एथनिक एंड मल्टी कल्चरल नेशन। तो हमारा मल्टी एथनिक है और मल्टी कल्चरल नेशन है, और मल्टी रिलीजियस भी है। तो ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जितनी भी एथनिक मूवमेंट्स होती हैं, क्यों होती हैं, क्या है उनका मतलब क्या हिसाब किताब, वो सब देखा। तो वही है कि एथनिसिटी जो है चीज़, जितने ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स होंगे उतनी आपकी एथनिक आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी। कल्चर, रिलीजन, रेस, जो भी और चीज़ें होती हैं, लैंग्वेज, जित मतलब एक जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे भी एक एथनिसिटी बनाई जा सकती है, लेकिन वो एथनिक आइडेंटिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी।
इसलिए ट्राइबल्स में सबसे ज़्यादा एथनिक आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, उनके ज़्यादातर जितने भी फैक्टर्स होते हैं सब सेम हो जाते हैं, फिर लैंग्वेज भी सेम होती है, रिलीजन भी सेम होता है, रेस भी सेम होती है, कल्चर भी सेम होता है, इकोनॉमी भी सेम होती है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।